नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी टेबल के इस YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, जिसमें कि हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। अगर आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर के पहले आप उस वीडियो को देख लें, ताकि पाठ आपको आसानी से समझ में आए। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से सतत विकास, समावेशी विकास, आर्थिक नियोजन और आधारिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सतत विकास क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सतत का मतलब होता है लगातार, निरंतर, अर्थात विकास की वह प्रक्रिया जो लगातार जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देश के पास प्राकृतिक संसाधनों का भंडार सीमित होता है। उन संसाधनों का इस्तेमाल इस चतुराई के साथ करना है, विवेकपूर्ण ढंग से करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस संसाधन का उपभोग कर पाए और वो भी उस संसाधन का लाभ ले पाए। अगर इस उद्देश्य के साथ विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है तो यह सतत विकास कहलाएगी। इसमें भावी पीढ़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब है समावेशी विकास। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। दरअसल ये समावेशी विकास को ही दिखा रहा है। समावेशी विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के हर एक वर्ग के लोगों के हितों की बात हो, ना केवल पूंजीपति बल्कि श्रमिक वर्ग का भी लाभ जुड़ा हो, व्यापारी वर्ग का भी लाभ जुड़ा हो, मजदूर वर्ग का भी लाभ जुड़ा हो। अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति तक जब विकास की प्रक्रिया पहुंचती है, उनका विकास होता है, उनका आर्थिक और राजनीतिक विकास होता है, साथ ही साथ उनके जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलता है, तो यह समावेशी विकास कहलाएगा। स्क्रीन पर जो आपको परिभाषा दिख रही है उसे आप नोट कर लें। अब हम लोग समझते हैं आर्थिक नियोजन को। आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकता से पैदा होती है। देश के पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन अगर आवश्यकताओं की बात करें तो वो अनंत है। पूरा अर्थशास्त्र इसी आधार पर टिका हुआ है। अब जो सीमित संसाधन है उसका इस्तेमाल हमें इस प्रकार करना है ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो पाए, अधिकतम हम लाभ ले पाएं। आर्थिक नियोजन कहता है कि एक निश्चित समयावधि में एक समय तय कर ली जाती है कि इस उद्देश्य को हमें पूरा करना है। तो वैसे में जो लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, जो सीमित संसाधन होते हैं, उसका इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाता है, उसे इस प्रकार से बेनिफिशियल बनाया जाता है ताकि अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। यही आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आर्थिक का मतलब यहाँ पर धन या संपदा से है, और नियोजन को अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसका इंग्लिश वर्ड होता है प्लानिंग। प्लान आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा या यूज किया होगा। हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसका प्लान बनाते हैं। तो जब इसको पहले हम लोग व्यक्तिगत रूप में समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास अगर लिमिटेड संसाधन हो, आपकी जेब में 100 रुपये हैं और आपको उसी समय 3 अलग अलग काम करने हैं। आपको जोरों की भूख लगी है और आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, बाजार में हैं आप, और पता चलता है कि घर से कॉल आता है कि एक चप्पल ले लीजिएगा या कुछ और भी ज़रूरत आपको है। ऐसी स्थिति में जो आपके लिए सबसे अधिक ज़रूरी है, पहले आप वो काम करेंगे। यहाँ पर जो जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो व्यक्ति के हिसाब से, उसकी पूर्ति हम लोग पहले करना चाहेंगे। यही आर्थिक नियोजन भी कहता है। इसे देश के संदर्भ में समझते हैं। देश के पास संसाधनों का भंडार सीमित है और सरकार देश के विकास के लिए, ताकि देश का विकास अधिकतम हो, इसके लिए योजना बनाती है, वो प्लान तैयार करती है। और जब व्यापक रूप में एक राष्ट्र एक निश्चित समयावधि के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रयोग करके अधिकतम लाभ के लिए कोई प्लान करती है, कोई योजना बनाती है, तो वह
आर्थिक नियोजन कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चौथे बिंदु की ओर चलते हैं, आधारिक संरचना। इसे इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। आधारिक संरचना को आधारभूत संरचना या फंडामेंटल स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है। इसे हम लोग ऐसे समझें कि देश के विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह आधारिक संरचना है, जिससे ये पता चलता है कि वह देश कितना विकसित है। मूल रूप से अगर देखें तो बैंकिंग, परिवहन, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सभी आधारिक संरचना के अंतर्गत आते हैं। जिस देश का बेसिक स्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा वह देश उतनी ही तेजी से तरक्की करेगा। यही थी आधारिक संरचना। इन 4 बिंदुओं को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और स्क्रीन पर जो परिभाषाएं आ रही हैं उन्हें आप नोट करते जाइएगा। अब ये बात आती है कि इन आर्थिक नियोजन को कौन करता है। दरअसल भारत में आर्थिक नियोजन के लिए योजना आयोग का गठन हुआ था, और वर्तमान में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से हम लोग योजना आयोग और नीति आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझिए कि योजना आयोग भारत के अंदर आर्थिक नियोजन का कार्य करती थी, जिसे अब नीति आयोग के माध्यम से किया जा रहा है। अगले वीडियो में हम लोग योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय आय के विभिन्न आयामों को विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित हुआ होगा। धन्यवाद।